दोस्तों नमस्कार। आपके अपने स्लो कैफ़े में मैं फिर से बैठा हूँ। आपके घर के करीब ही है, नुक्कड़ के पास ही है। और अक्सर अब तो हमारी यहाँ मुलाकातें हुआ करेंगी। कोशिश करेंगे कि रोज़ ही मुलाकात हो। और बड़े अच्छे अच्छे लोग यहाँ टकरा जाते हैं और जिनके सानिध्य का लाभ मैं भी उठा लेता हूँ और आप भी उठा लेते हैं। तो आज एक आइकॉन से मेरी मुलाकात हुई है और मैं आपको उनसे मिलाना चाहता हूँ। बहुत चिरपरिचित आवाज़ और चेहरा मालिनी अवस्थी जी, फोक की नायिका हैं। पद्मश्री से नवाजा गया है और आप सब जानते हैं उन्हें। और मेरा और उनका जो परिचय हुआ था उससे बहुत पहले इत्तेफाक से मैंने और उन्होंने काम किया था साथ में एक फिल्म के गाने में। आपने शायद सुना होगा दिल मेरा मुफ्त का, फिल्म एजेंट विनोद में। तो मालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्लो कैफ़े में। अम, थैंक यू सो मच नीलेश। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मिलके। और स्लो इंटरव्यू में हम लोग पहले मिले हैं गांव में और लाखों लाखों लोगों ने आपकी बातचीत सुनी, प्रेरणा ली। और मैं और आप उस दिन बात कर रहे थे कि कैसे उसके जो कमेंट्स थे वो मतलब अ, वो बताते हैं कि कितना गहरा छू जाता है आपका काम और आपके जैसे और कितने कलाकारों का काम और कितनी जिम्मेदारी के साथ हमें करने के लिए प्रेरणा देता है अपना काम। कैसा आपका एंड आपने जब नीलेश, मैं तो खुद भी हैरान थी। हम लोग तो मुझे लगता है कि वो बहुत स्मार्टली आपने पूरी तरह से प्लान किया था वो इंटरव्यू, क्योंकि वो इतना स्मार्टली प्लान था। उसमें कैमरे कहाँ थे पता ही नहीं चल रहा था फ्रैंकली। तो ये एहसास ही नहीं हुआ नीलेश कि हम कोई इंटरव्यू दे रहे हैं। बस ऐसा लग रहा था किसी अपने दोस्त से, एक राजदार से अपने दिल की किताबों के पन्ने खोल रहे हैं। और बस वो बातचीत में एंड आप यकीन करिए, मुझसे बहुत मेरे इंटरव्यूज हुए हैं जिसमें मैंने अपनी यात्रा के बारे में बताया है, अपना संघर्ष बताया है, कैसे सीखा, कैसे आए आगे, क्या क्या किया। लेकिन निजी जिंदगी के पहलू बहुत कम मैंने कभी कभी नहीं बताए किसी को। लेकिन वो मुझे लगता है वो जो अफसाने लिखने लगते हैं और अफसाने पढ़ने लगते हैं, वो उनको ही महारत हासिल हो जाती है कि वो जिंदगी के अंदर छिपे हुए अफसानों को कैसे निकाल पाए। तो आई थिंक यू हैव यू हैव दैट स्किल। सो आई थिंक उसका पूरा क्रेडिट आपको है। लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ नीलेश, आज अ, जी एक दिन की बात है, अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा उस इंटरव्यू को मुझे लगता है 1.5 साल बीत गया, जी 1 1.5 साल हो गए। जी जी तो उस एक दिन रात में 1:30 2 बजे मेरा बेटा है अद्वितीय, ही जस्ट टेक्सटेड मी। पहले तो उसने मुझे हमारा आपका जो इंटरव्यू था स्लो का उसका उसका लिंक शेयर किया मुझे को। एंड ही जस्ट टेक्सटेड, मम्मा आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ यू एंड वाह, आई नेवर न्यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, क्या होता है ना नीलेश, बच्चे जब घर में आपको बचपन से देखते हैं तो वो आपकी स्ट्रगल, आपकी जर्नी के हिस्सा होते हैं। उन्हें लगता है जी उन्हें सब पता है। जी लेकिन बहुत सारी बातें हैं, आई थिंक वो जो इस तरह से बातचीत में खुल के आती हैं। तो आपके इंटरव्यू का ये असर था कि इतने समय बाद माय सन, ही जस्ट गॉट बैक एंड ही टोल्ड मी, मम्मा आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम सो हैप्पी यू आर माय मदर। आपने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आपने पूरी यात्रा की। तो मैंने कहा तुमने अब पढ़ा, अब देखा। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, मैं भी अपने गाने नहीं सुनती, अपने इंटरव्यू जल्दी नहीं देखती, जो एक बार जी हो गया। मेरी जी फलसफा है कि आई मूव ऑन। राइट उस दिन मेरे बेटे ने ये बोला तो फिर मैं उस दिन आई वेंट ऑन टू सी हाउ मेनी पीपल हैव राइट वॉच्ड इट, राइट व्हाट राइट आर पीपल राइटिंग, क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जी और मैं उस दिन बहुत रोई। मैंने उस हम्म, दिन जब पढ़ा कि क्या क्या लोगों ने लिखा था और कितने लोग मेरी कहानी से, मेरी जिंदगी से अपने आप को या अपने किसी खास को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। या जी फिर मेरी यात्रा में कहीं ना कहीं मुझे लगा कि दुनिया बहुत अच्छे लोगों से, बहुत संवेदनशील लोगों से भरी हुई है एंड देर आर गुड पीपल अराउंड एंड इट वाज वेरी वेरी रिएश्योरिंग, लेट मी टेल।
बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो दैट्स मच। योर मैजिक, नीलेश मिश्रा मैजिक। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मुझे लगता है यही एक चीज़ जो ताकत देती है कि अभी भी मुझे लगता है कि अच्छे लोग कम अच्छे लोगों से बहुत ज़्यादा हैं। वो चाहे वो शायद बोलते ना हो, वो शायद उनकी आवाज़ उतनी बुलंद ना हो, लेकिन वो हैं और वो हमसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और हमारे और ख़ासकर आपके जैसे कलाकारों के काम से प्रेरणा पाते हैं। और वो जब एक आईना सामने, अक्सर ये पता नहीं लगता, अक्सर ये आर्टिस्ट को ये कि हमें आपकी आवाज़ अच्छी लगती है या हम आपके बड़े फ़ैन हैं, और इस इन वाक्यों के परे जब उस संवेदना का रिश्ता जाता है कि आपको हुँ, मैंने सुना और मेरी ज़िंदगी बदल गई, या इस तरह की, तो अब पता लगता है कि क्या ताकत है एक कलाकार की, और अपने साथ वो कितनी है, जैसे मैंने कहा, जिम्मेदारियां लाता है। इससे पहले मैं अपनी बातचीत का और सिलसिला शुरू करूं, एक दो चीज़ें जो कभी कभी मुझे ट्रबल करती हैं और मैं सोचता हूं उन बारे में इन जनरल सेंस। राइट। क्या अच्छे कलाकार का अच्छा इंसान होना ज़रूरी है? मैं तो हमेशा से मानती हूँ, और नीलेश, कारण ये कि सच्चा सुर लगना, ये बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं बंदगी, पाकीज़गी, जिसे हम कहते हैं कि ईश्वर से तारतम्य एक स्थापित हो जाना, वो जब तक ईमान साफ नहीं होगा, मन साफ नहीं होगा, तो वो सच्चे सुर निकलेंगे कहाँ से? और वो सच्चाई क्या है, ये निश्चित रूप से अलग-अलग इंसानों का अलग-अलग नज़रिया है अच्छाई को भी देखने का। मुझे लगता है जो अपने से पहले दूसरे को रखे, सबसे अच्छा इंसान वही है। और ये बात मैं कलाकार होने के नाते मंच पर जब मैं जाती हूँ, तो मुझे कई बार लगता है कि मेरे सामने, अब कह सकती हूँ, इस पूरी ज़िंदगी में इतने कलाकारों को देख लिया, क्लासिकल, फ़ोक, ग़ज़लों के बड़े-बड़े पीर उस्तादों से मुलाकात हुई, अपने गुरुओं को देखा, लोक कलाकारों को देखा, और सबके बाद एक चीज़ समझ में आई कि जो बहुतायत ऐसे कलाकारों की है जो वाक़ई में बहुत विनम्र हो चुके हैं, बिल्कुल लदे हुए फलों की तरह। जितना ज्ञान आ गया है, उतने गंभीर हो गए हैं, उतने वाह। विनम्र हो गए हैं, उतनी धरातल पे उतर आए हैं। वो अ, हम लोग सुनते थे पुराने किस्से अखड़ता के, और मैंने देखा भी है। ऐसा नहीं, मैंने 2-4 कलाकारों को कह लीजिए बेअदबी करते हुए भी देखा है, ऐसा नहीं है। उसके लेकिन जैसा कि तुमने कहा नीलेश कि उनकी संख्या कम है। बड़ी तादाद उन्हीं कलाकारों की है जो वाक़ई अ, अच्छे हैं, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँगी, म्यूज़िक में हर लाइन की तरह से, हर क्षेत्र की तरह से असुरक्षा की भावना है। जहाँ भी इनसिक्योरिटी होगी नीलेश, तो जो जी। इंसान नहीं भी होता है, हम्म। वो दिखने लगता है, उसका वो नकारात्मक पहलू सामने आ जाता हम्म। है। आर्ट में क्या होता है कि जब कलाकार श्रोताओं के सामने बड़ा ऑनेस्ट और ईमानदार यदि कलाकार है, तो वो श्रोताओं के सामने आएगा, उसका वही रुख सामने आएगा। ऐसे यदि गुरु है, तो शिष्य से चोरी नहीं कर सकता। शिष्य के सामने उसका असली जो पहलू है, वो सामने आएगा ही। तो आपकी बात का जवाब मेरे लिए तो यही है कि वो कलाकार ही क्या जो सच्चा इंसान ना हो, क्योंकि ये वाह। काम नौकरी सब कर सकते हैं, गाना-बजाना सब कोई नहीं कर सकते। कलाकार तो भगवान पिछले जन्म की यात्रा से लेकर भेजता है, यहाँ पर तो वो गढ़ता है, ढूँढता है उस पूरे समाज को। तो आई डिटो यू, बिल्कुल आई बिलीव कि इंसान बहुत अच्छा व्यक्ति होगा तभी अच्छा कलाकार बने। बिल्कुल, मैं हमारी टीम को भी अक्सर कहता रहता हूँ कि अच्छा पत्रकार होने के लिए अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, और शायद यही सच है अलग-अलग क्षेत्रों के लिए। आज की बातचीत का हमारा जो थीम हमने रखा है, द गर्ल फ्रॉम कन्नौज। तो बताइए कुछ द गर्ल फ्रॉम कन्नौज के बारे में। मैं सोच रही थी कि आपने जो मेरा जो पोस्टर बनाया है, इसमें जी। कन्नौज कहाँ से कैसे आया? और बहुत सारे लोगों ने, मैं देख रही थी ट्विटर पे भी ये बोला कि अच्छा कन्नौज से हैं? मुझे तो मालूम ही नहीं था। कई सारे लोगों ने बोला कि ये राइट। पता नहीं था, क्योंकि और ये बड़ी रोचक बात है। इनफैक्ट कई बार मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बात
और मुझे अपने बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यही लगती है कि मुझे कई लोग कहते हैं आप गोरखपुर की हैं, आप लखनऊ की हैं, आप मिर्जापुर की हैं। एक बार मेरे बारे में एक एक इवेंट हुआ एक अखबार का, बहुत जी प्रोमिनेंट हिंदी अखबार, और जी। उस इवेंट में एक सवाल ये भी था कि मालिनी जी कहाँ की रहने वाली? अच्छा। तो मैं बड़ी खुश कि लखनऊ में हो रहा है और अच्छी बात है, लोगों के वो पता चलेगा। आई वाज़ सरप्राइज्ड कि वो रैंडम था, आई मीन पीपल हैड टू जस्ट गेट अप एंड आंसर, यू नो। तो उसमें बड़ी कॉन्फिडेंस से 3-4 महिलाओं ने कहा कि पटना की है ना वो, पटना की हैं। तो मैंने उनको देखा एंड आई वाज़ एक्चुअली वेरी हैप्पी। तो जो गर्व है, जो द प्राइड दैट पीपल हैव कि ये हमारे यहाँ की हैं, वो बिल्कुल। उसकी हम बात कर रहे थे। जी देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि कानपुर के ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लिया, जी। तो पहला तो एहसास इसी बात का था कि ये कानपुर नाम ही कन्नौज का कानीपुर का ही अपभ्रंश है। हम्म। और वहाँ पर हमारी ददियाल थी, हमारी ननिहाल थी, और ऐसे में हमारे भाई लखनऊ में, बहन आगरा में, और हम कन्नौज में ननिहाल में पैदा हुए। तो इस जी बात का एक बड़ा मुझे गुमान भी था कि ननिहाल में हम दाई की कृपा से पैदा हुए, और पिताजी जबकि डॉक्टर थे, हॉस्पिटल में थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कानपुर में पोस्ट थे। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि हम अस्पताल में नहीं पैदा हुए थे, और हम तय तिथि से 20-25 दिन पहले कन्नौज में पैदा हुए। जी और लोग कहते हैं ना कि ज्योतिषी गणना के हिसाब से तो आपका देश काल जो समय है, उसी से ही आपका भविष्य निर्धारित होता है। मुझे लगता है कन्नौज में बिग इन माय डेस्टिनी, आई डू फील, क्योंकि वो बताऊँ मैं क्यों? लेकिन ये बड़ा मजेदार किस्सा मैं बताना चाह रही हूँ। जी। आवाज अभी भी आ रही है ना मेरे ख्याल में? मुझे लगता है कन्नौज हाँ से दूर हाँ, थोड़ा। कैसे कहाँ से आ रही है? क्योंकि राइट। यहाँ पर, हाँ, अभी गई, अभी हाँ हाँ बेटर हाँ। है। जी जी जी। हाँ। तो नीलेश, हमारे पिताजी जब कन्नौज पहुंचे, उनको खबर लगी कि भाई अ, बिटिया हुई गई। अब पहले बेटा था, मतलब भाई था, फिर बहन थी, हम तीसरे थे। जी। तो पिताजी हमारे पहुंचे और जैसे ही पता चला हम पैदा हुए, तो वो अपना, हमारे यहाँ बरामदा था, गोड़ा बोलते थे, जहाँ पे सारे घर के लोग बैठते थे एकदम बूढ़ा उड़ा डाल के। जी। पिताजी सारे 5 बच्चों में सबसे बड़े दामाद थे। बाप अच्छा। समझ सकते हो उस जमाने में दामाद की तो इतनी इज्जत थी, भाई दामाद कुछ बोल दे तो वो पत्थर की लकीर है। तो वो बिल्कुल। पहुंचे और अपनी सास यानी मेरी नानी से कहा, अरे अम्मा बंदूका निकलवाओ, छुड़वाओ बिटिया हुई। हाँ। तो ये वाह। सुन करके हमारी जो नानी थी, वो तो जी। बिल्कुल समझिए चक्कर खा के गिरी। तो नानी ने ऐसे मुंह छिपा कर कहा कि आई जाओ, निम्मा मुल्ला कही है कि बंदूकें छुड़ाओ। ये तो बिटिया पे बिटिया भाई, ऊपर से कह रहे बंदूकें छुड़ाओ। कन्नौज में सब कहिए कि निलौरा कर रहे हैं, इन्हें कौन निलौरा करे कि जरूरत, तो बिटिया भाई ऊपर से बंदूकें छुड़ावे। तो ये जब हमारे पिताजी ने सुना, या हम लोग सबसे तब ये किस्सा बताते थे वहां पे, पिताजी ने जी कहा कि अम्मा, हमारी नानी को, अम्मा निरौरा करने की ही बात है कि बिटिया भाई, मैं अस्पताल में डॉक्टर हूँ, और मैं अस्पताल में देखता हूँ कि मरीज की तीमारदारी और उसकी देखभाल करने के लिए जी। उसके सिरहाने बेटी ही बैठती है, लड़का सिर्फ मनी ऑर्डर भेजता है। वाह। वो कैसे समय वाह। निकालती है, बच्चे को लेके आती है, बच्चे को छोड़ के आती है, वो कैसे आती है, खाना बना के आती है, मायके के काम निपटा के ससुराल का आती है, लेकिन सेवा सुश्रुवा बेटी का है। तो जी कन्नौज से मुझे सबसे पहला जो एक मेरा अनुभव या चेतना में ये बात रही कि एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पर बेटी बेटे का कोई फर्क नहीं था, और जी। बहुत खुले हुए जहन के मालिक थे मेरे पिता, जिन्हें अभी मैंने कुछ महीने पहले ही खोया है, और मुझे बड़ा लंबा समय लगा उसको उभरने में। तो जी। इसलिए एक कन्नौज से पहली याद तो यही। दूसरी कन्नौज की सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि इसमें तो मशहूर है, लेकिन मेरे लिए कन्नौज की सबसे बड़ी चीज है वहाँ का इतिहास, और साथ साथ गंगा। गंगा वहाँ बहती है, और ये गंगा का नाता हमारा मिर्जापुर से काशी तक चला। तो कन्नौज में भी सब हम लोग रोज सवेरे नहाने जाते थे गंगा। और आपको पता ही है, आप लखनऊ लखनऊ के आसपास सबको मालूम है कि गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल में क्या दृश्य होता था। जी जी। कि माता पिता के चंगुल से आजाद होकर बच्चे जो थे वो बस नाना नानी की गोद पे चढ़ जाते थे, तो जहाँ पर बिगड़ने की पूरी आजादी थी, आप जो फरमाइशें करें। और वहाँ का खास नाश्ता
उस ज़माने में दही जलेबी और कलाकंद। तो हम जी, लोग वहाँ पे उस ज़माने में ट्यूबवेल में नहाते थे और गंगा में ना जा कर के नहाते थे। वो गंगा जी कन्नौज से फिर जब पिताजी मेरी चेतना आई तो पिताजी मिर्ज़ापुर पोस्टेड थे जी। और वहाँ भी दादी हमारी नहाने के लिए गंगा जाती थी। तो गंगा का वो मैं सूत्र पाती हूँ कि वो काशी में गुरु भी मिली। हुँ। अभी मिर्ज़ापुर जहाँ बचपन बीता तो वो एक कन्नौज से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। अच्छा एक बात और जी। ठीक है, कन्नौज की वजह से मेरी माँ ने मेरा नाम मालिनी रखा। इत्र की नगरी अच्छा! है वो। वाह! इत्र की नगरी है, तो जब मेरा नाम रखने की बात आई तो मेरा घर का नाम शालू है। अच्छा। जी। तो शालू से अधिकतर लोग सोचते हैं शालिनी होगा नाम। और हाँ। शालू नाम ऐसे पड़ा कि वो गाना है ना, होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई, जी। खुल जाए वही बात तो दुहाई। तो हम सबकी पसंदीदा फ़िल्म ज्वेल थीफ में वैजंती माला शालू थी। तो जी। हम भी जो थे, ओ शालू, उस पे खूब थिरकते रहे, नाचते रहे। घर में नाम पड़ गया शालू। अच्छा। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि इसका नाम मालिनी रखेंगे। तब हुँ, तक मैंने मालिनी नाम उस समय मतलब हेमा मालिनी का नाम था, लेकिन हेमा जी। मालिनी एक मतलब पूरा मणिकांचन योग है, 2 नाम मिलकर एक नाम है दक्षिण भारत का। जी, जी। लेकिन माँ ने यही बोला कि वहाँ पे हमारे यहाँ उस समय बेला के और अभी भी देसी जो फूल है, देसी गुलाब के, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती नीलेश, अब तो बहुत बदल गया। ननिहाल में गर्मी के टाइम पर जो गमक थी ना, मतलब जी। इत्र, देसी इत्र की, हम लोग के घर के ठीक सामने अ, अंबो लाला जी रहते थे, हुँ, हुँ। देवकी नंदन सुंदरलाल खत्री, उनकी बहुत बड़ी फर्म थी इत्र की और हमारे ननिहाल में भी पहले इत्र का ही काम होता था। तो वहाँ पर गर्मी की छुट्टियों में जो खुशबू आती थी, हमको याद है हम लोग छोटे थे तो हम लोग जो वो अ, बेला को कूच करके और उसका वो बनाते थे, तो हम लोग छोटे-छोटे वो देखते थे बड़े-बड़े तराजू में कैसे तौलते हैं, टनों हुँ, फूल, जी। हम लोग जाके लेट जाते थे उसमें। बहुत पुरानी बात बता रहे हैं। तो वाह! माँ ने मेरे कहा कि ये फूलों की धरती है, फूलों की नगरी है, कन्नौज में पैदा हुई है और फूलों की जो निगहबानी है वो माली करता है, तो इसलिए मालिनी। कितना सुंदर, वाह! तो हम ये आज की यात्रा इस तरह कुछ करेंगे कि मैं आपसे आग्रह करूँगा कि थोड़ी कहानी और थोड़े से गीत, वरना मैं आपके संगीत और आपके श्रोताओं के बीच में आ जाता हूँ, तो फिर बाद में उनसे मैं डाँट खाता हूँ। तो ओह! जहाँ भी आपको प्रासंगिक लगे, बचपन, कन्नौज, ओके, बच्ची का जन्म, कोई भी थीम्स से जुड़ा कुछ भी आप सुनाना चाहें। ठीक है, ठीक है। तो अभी सुनना चाह रहे हैं क्या? जी, 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 मैं तो एकदम डोंट टेल मी कि आपको लोकगीत सुनना बहुत पसंद है। इज़ इट ट्रू? बिल्कुल, मेरा हृदय बसता है लोकगीतों में। अ, पता है आपके इंटरव्यू में मैंने जो-जो गाने गाए, अभी किसी एक वेबिनार में मैंने वो गाना गाया, मैं चंपे की कलियाँ, पिया जी। फूल गुलाब तुम। तुरंत उसमें कमेंट आ गया, ये तो आपने नीलेश मुस्ता जी का सुनाया था। मैंने कहा लोगों को जबकि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जी, वहाँ पर देखा था। जी, अ, मुझे लगता है कि एक बहुत पुराना सोहर है जो मैं गाती हूँ हमेशा जी, और उस सोहर में ख़ास बात यही है कि अ, बेटियों के जी, बेटी लिए। कली है और खुद ही मैंने लिखा था, रचा था। जी, जी, हरि मिथिला मगन भैया सिया को जन्म भयो सुनैना के हरस अपार सिया को जन्म भयो सिया को जन्म भयो सिया को जन्म भयो सुनैना के हरस अपार सिया को जन्म भयो राजा जनक मुहर लुटावे राजा जनक मुहर लुटावे अरे बाटे अरे बाटे रे गैया हजार सिया को जन्म भयो सुनैना के हरस अपार सिया को जन्म भयो रानी सुनैना पल न झुलावे रानी सुनैना पल न झुलावे अरे लेवे बलैया हजार सिया को जन्म भयो सुनैना के हरस अपार
सिया को जन्म भयो, अरे मिथिला मगन भई आए, सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए कितना हमारी ऑडियंस है अचानक आह्लादित हो गई है, और वो दे वेरी वेरी एक्साइटेड। लेकिन जी मैं तो गाने में मैंने कोशिश की थी निदेश की, हमारे यहाँ जी परंपरा रही है कि जो पुरुषों के बालकों के, जी लड़कों के जन्म सोहर पर। में माँ का नाम हमेशा जी हमेशा यदि है खेले खेले कौशल्या की गोद, राम सिया, भगवान राम का जिक्र है तो कौशल्या का आएगा, या झूलावे मैया पालना, पालना रे झूलावे मैया, कन्हैया का है केरी झूले केरे झुलावे, अरे केरे झुलावे मुख चूमना, कौन मुख चूम रहा हो, जवाब में आता है कि भाई यशोदा मुख चूम रही। तो ये माँ का जिक्र हमेशा अ, पुत्र के उल्लास में हमेशा आता है। तो मैंने कोशिश की कि गाने की शुरुआत में ही सुनैना का है, जनक का नाम सब लेते हैं कि विदेह बोलते हैं, आपकी बेटी भी विदेही है, वैदेही हुई। जी कि विदेह उनको कहा जाता है, ऋषि के रूप में राजा थे, वो राजा के रूप में ऋषि। लेकिन माँ का नाम बहुत कम लोग जानते हैं कि सुनैना था सीता का नाम, और इसीलिए मिथिला की मिथिला मगन सदा के लिए मिथिला धन्य हो गई, क्योंकि जानकी माँ वहां की थी। और मैं मानती हूँ, दृढ़ मेरा विश्वास है इस पे, और ये बात बहुत प्रासंगिक है क्योंकि इस समय तो पूरा राममय हो रखा है पूरा भारत विश्व, संस्कृति, कि सीता ऐसी ना होती तो राम भी राम, वाह असाधारण थी। और इसीलिए उनके लिए विधाता ने यह बंधन लिखा था, ये मेल लिखा था कि वो राम के पूरक हैं, इसलिए अर्धांगिनी बने। और इसीलिए बड़े लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए वो सहायक भी होती हैं। और बहुत से लोग, हालांकि इस बात का कोई यहाँ अर्थ नहीं है, बहुत से लोग जो इस बात के लिए कहते हैं कि राम अ, जानकी ने जानकी को राम ने निष्कासित किया, मिथिला के लोग तो प्राय ये बात कहते हैं। तो जी मैं सोचती हूँ कि जिन जानकी को हमने पढ़ा है और जाना है, जो जानकी इतनी बली थी, इतनी आत्म निर्णय लेने में दक्ष थी, कि राम के वनवास के समय वो किसी की नहीं सुनती और राम के साथ जाती, कोई नहीं जाता, लक्ष्मण भी अकेले जाते हैं, कौशल्या घर में है, सब घर में है। वो जाती हैं और 14 वर्ष सारे कष्ट सहन करती, वो आकर इतनी बात पे छोड़ नहीं सकती। मुझे लगता है जब ऐसा कभी कोई किसी ने प्रश्न उठाए, वो प्रश्न तो इस समय भी, राम हर युग में है, हर युग में प्रजा जो है वो राम पर प्रश्न करती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जानकी ने राम को कहा होगा कि सारे प्रश्नों पर उनका, उनकी रक्षा के लिए, उनके सम्मान की रक्षा के लिए मैं स्वयं जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है। उस वक्त के कुछ और आपके पसंदीदा लोकगीत अगर आपको याद आ रहे हों, या कैसे वो पिरोए हों शायद आपके जीवन में या अनुभवों में या यादों में, कौन से? उस वक्त के, जो आप जब आपके बड़े होने का वक्त था कन्नौज में, तो कोई ख़ास यादें जुड़ी हों किन्हीं लोकगीतों से। कई बार गीतों के साथ एक याद जुड़ जाती है, हाँ, पिरो बिल्कुल। जी अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि कन्नौज में चूंकि ननिहाल थी, तो हमारे यहाँ जी जो अ, कन्नौज की जो भाषा है अलग है। जी अवधी में भी थोड़ी सी कन्नौजी भाषा अलग हो जाती है, जैसे जो इटावा में बोली जाती है, जी जी और जी जो फर्रुखाबाद में बोली जाती है हल्का, जैसे हमने तुमसे कही अथई तुम कितने गो, वो उस तरह थोड़ा ब्रज का जी समावेश आ जाता है। आपने सुना है, जी बड़ी बड़ी मीठी लगती है। और वहां की बहुत एक रोचक जो मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, वो वहां की गायकी, क्या कहूँ, कानपुर से लगा हुआ, चूंकि जो कन्नौज का नौटंकी शैली जी में, जो गुलाब बाई जी को मैंने बहुत सुना है, मुलाकात भी हुई है। और एक जी मेरा उनसे कह लीजिए एक कन्नौज से ही जुड़ा रिश्ता है कि मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब, जिनसे मैंने जी गोरखपुर में सीखा, जी उनको बहुत पहले मेरी माँ ने
मेरे मामा के जनेऊ में गाने के लिए कन्नौज बुलाया था। आ, मेरे उस्ताद को जिन्होंने फिर 20 साल बाद जिनसे मैंने गोरखपुर में तालीम शुरू की। तो वो एक ज़माने में गुलाब बाई जी के साथ हारमोनियम बजाते थे, बहुत पहले। तो वाह। वो अक्सर बाजे पे जब बैठे तो वो पुरानी चीज़ें जो रसिया थे, जो दादरे थे, उनका अक्सर ज़िक्र करते थे। जैसे भौजी तोहरी बिंदिया हेराई गई रे, हेराई गई रे, हेराई गई रे, आय हाय भौजी तोहरी बिंदिया हेराई गई रे। बड़ी सारी चीजें जो वो हमेशा गाते थे और सुनाते थे। और यही कारण था शायद कि अ, हारमोनियम के प्रति, बाजे के प्रति और लोक संगीत में जो नौटंकी में खानदानी विरासत से शास्त्रीय संगीत की जो घुट्टी मिलाकर परंपरा, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ नौटंकी को दूसरे जी, बिल्कुल। नजर से देखा जाता है। लेकिन जो पुराने उस्ताद हैं, ये जो सेव द रूट्स हम एक अभियान आजकल चला रहे हैं, इसमें लोग लोक कलाकारों की सहायता जी, कर रहे हैं। जी। मैं क्या बताऊं आपको, उसमें कैसे कैसे चौबोले, कैसे कैसे बहर बोल तबील लोग गाते हैं कि और राग में कह के हम बसंत में गा रहे हैं, हम परज में गा रहे हैं। तो ये मुझे लगता था बड़ा अंडररेटेड है। जब मैंने तालीम हासिल की और जब अपने शौक से कुछ विधाएं, गायकी ये चुनने का मौका आया, तो मैंने गुलाब बाई जी के खूब गाने सुने। पुराने भी जो नौटंकी के कलाकार थे, उनकी भी रचनाएं बहुत सुनी और मैंने उनको मंचों पे खूब पेश किया। जैसे मैं आपको एक सुनाती हूँ। जी, जी। हमें मारो ना तिरछी नजरिया बलम, हमें मारो ना तिरछी नजरिया बलम, मोहे लागे सरम, मुहे धर के लागे शरम, हमें वाह! मारना तेरी नजरिया बलम, हमें मारना तेरी नजरिया बलम। अब ये राग पूरा भूल पलासी राग है। जा जा रे वाह! जब मंदिर वाजा सुन पावेगी, आहा! सास न नदिया जा जा रे अपनी। उसमें भी किस तरह से इन लोगों ने बांध के रखा। एक आपको मैं सुना रही हूँ। अरे भूलने वाले से कह दो जरा, इस तरह याद आने से क्या फायदा, वाह! जब मेरे दिल की दुनिया बताते नहीं, फिर ख्यालों में आने से क्या क्या फ़ायदा? फायदा। फिर उसके बाद नकारा शुरू हो जाता है। तकड़ा कड़ा कड़ा कदम। दा 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 दा। ये जो चीजें हैं बहुत अब मैं संगीत को जब पूरा अध्ययन किया, अलग अलग विधाओं को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि बड़ी मकबूल नीलेश रचनाएं, जी, बहुत जो प्रसिद्ध ठुमरियों के जो कुछ अंग हैं या जो कुछ गजलों के या कुछ फिल्मी गानों के, वो कितनी ज्यादा अ, नौटंकी के जो मुखड़े हैं उनसे बहुत 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 ज्यादा मुतासिर हैं। जैसे कि बिल्कुल। अ, वो जो मशहूर ठुमरी है आपने सुनी होगी। हम्म, मैंने लाखों के बोल सहे, सितमगर तेरे लिए हुए, वाह, वाह! लाखों के बोल सहे, सितमगर हाँ, सितमगर तेरे लिए, लाखों के बोल सहे। ये बहुत सारी रचनाओं में यदि आप कोई इस पर अलग अलग से बैठकर किसी दिन सिर्फ इसी पे बात, तो मैं जी, आपको बिल्कुल। बताऊं कि उनको उसका उतना क्रेडिट नहीं मिला उन गानों हुँ, को। हुँ। वो बड़ी खारिज कर दिए गए कि ये तो नुमाइश की चीजें हैं और इन्हें तो रात के 2 बजे पुरुष देखने जाते हैं। किसी ने भी जी। पूछे तो ये बताकर हम घर से भाग के नौटंकी देखने जाते थे। हुँ, लेकिन उस दौर में नौटंकी में बहादुर लड़की, सुल्ताना डाकू, हरिश्चंद्र की लड़ाई, अमर सिंह राठौर, इस तरह के चरित्र आख्यान थे जी। जो कुछ अच्छा देते थे समाज को।
बल्कि गुलाब बाई जी का तो एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि बहादुर लड़की उनका जो नौटंकी थी, वो जी। फूलबाग में उससे एक बार दंगा होने की इतनी संभावना हो गई कि बैन करा अच्छा। दिया गया कि 1 महीने कोई शो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जनता जाग रही थी ना, जनता के जागने से ऑफ था वो। हाँ। हाँ। लेकिन चूंकि जब फिल्में आ गई तो नौटंकी का स्तर नेचुरली वो उस जी। कंपटीशन में कहीं ठहर ही नहीं पाए, और फिल्मों के आगे टिके रहने के लिए स्तर उन्होंने अपना गिरा लिया। तो बहुत सारी चीजें हैं। आपको एक बात और मजेदार बताऊं, जी। गुलाब बाई जी ने जिनसे ब्याह किया, जी। चंद्रमोहन सेठ, वो भी कन्नौज में ही रहते थे, कन्नौज में थे। उनकी अच्छा। कोठी बड़ी मशहूर थी, बल्कि मुझे याद आता है मेरे पिताजी कहते थे 21 नंबर की कोठी ये चंद्र सेठ की कोठी के नाम से मशहूर। अच्छा। और कहते हैं कि गुलाब बाई जी अपना करने आई थी शो, चंद्रमोहन जी विदा हो गए, तब तक पीछे लगे रहे जब तक उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं कर दी। और वही होना तो जो हुआ, ब्याह के बाद गाना बजाना बंद हो गया, गुलाब बाई जी को बेटी हुई, गाना खत्म हो गया। कहानी तब तक चलती रही जब तक चंद्रमोहन सेठ का किसी और से दिल आ गया। वो जो हाँ। बेवफाई से वो फिर वापस आई कानपुर, कभी न जाने के लिए, और तब उन्होंने गाना गाया, नदी नारे न जाओ शाम पैया वाह पड़ू, वाह वाह वाह। नदी नारे न जाओ शाम पैया पड़ू, नदी नारे जो जाओ तो जैबे करो। हाँ। ये मैं उनकी शैली में गा रही हूँ, जैसे नौटंकी में गाया गया, जी। नदी नारे न जाओ, अरे जाओ तो जैबे करो, वाह अरे बीच धारे न जाओ शाम पैया परो, नदी वाह। नारे न जाओ शाम पैया परो। अंत में क्या कहती है, जी। बीच धारे जो जा जैबे करो, अरे उस पार जा, उस पार भी यदि चले गए तो कोई बात, उस पार जो जा जैबे करो, सौतन घर ना जाओ शाम पैया आह। परो, नदी वाह। नारे न जाओ शाम पैया परो, अजी पैया परो, हमें पैया परो, नदी नारे न वाह। जाओ शाम पैया परो। तो जो नदी वो पार करके आई थी जी। कन्नौज से कानपुर, फिर कभी नहीं गई, वापस ना। वाह। और मुझे लगता है कि ये धोखा जो मिला होगा तो वही दर्द आता है, जब जिंदगी दिखती है तब फिर गानों में असर तभी आता है। मैं जी। जब छोटी थी और सीखती थी तो मुझे लगता था मेरे उस्ताद गजलें गाते थे ऐसा डूब करके, भजन गाते थे ऐसा डूब करके, और मैं उनसे तो नहीं पूछ पाती, तो मुझे लगता था ये असर कैसे आता है, ये कमबख्त असर क्या चीज है। और खान साहब मुझसे कहते थे, दिल से गा, महसूस कर, अंदर उतार कर गा। और मैं सोचती थी कि कैसे अंदर उतारा जाए, कैसे गाना होगा। लेकिन उम्र और एहसासात हर तरह के, जी। अच्छे बुरे कसैले, और इसीलिए मुझे लगता है कि कलाकार जब गाता है तो जब यदि उसका गाना बहुत लोगों को अपना लग रहा है, उसकी उसका सोच उसकी आवाज में अपना अक्स दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि बड़ी धूल खाकी होगी उस कलाकार की, बिल्कुल बिल्कुल तब जाके बिल्कुल। वो असर आता है। वाह। पिछली बार भी जब आपको मैंने सुना था और इस बार भी जब हम बात कर रहे थे तो लोकगीतों में जो मोमेंट्स, जो अ, अनकहे भाव आते हैं, जो लोकगीतों की स्टोरी टेलिंग होती है, वो कितनी खूबसूरत है। मतलब बिल्कुल। अव्यक्त भाव हैं, ऐसे मोमेंट्स हैं जो इतने विजुअल हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए। दरअसल हमारे यहाँ तो जो लोकगीतों में देवर अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग है। यस एब्सोल्युटली। ये लोकगीतों के लिए तो ये मानना ही चाहिए, और बल्कि मैं एक बात और नीलेश कहना चाहूंगी कि ये बहुत सारा इन गानों में
कहन, जिसको आज आप कब बोलते हैं, ये कहन की जो परंपरा है कि हम जी। अपनी बात कह रहे हैं और उसको कहने के तरीके को प्रिजर्व भी कर रहे हैं, गीत उसी रूप में ढल गए। तभी आपको प्रेम के, छटपटाहट के, पीड़ा के, बिछोह के, दुख के, अ, त्रासे जाने के, या खिंचाई करने के, या लंबी कहानी जैसे 12 मास आप यदि देखें तो चैत में वृक्ष लगता है, पौधा लगता है, जी। और फागुन में राम वापस लौट के आते हैं, तब उसमें फल आते हैं। ये पूरा राम जब तक पौधा लगाया जाए तब तक वो लंका से होके चले भी आते हैं और होली खेलने लगते हैं। ये जो स्टोरी टेलिंग है, कहानी का जो कहने का जो ढंग आप बता रहे हैं, ये नजर चाहिए इन गीतों को सुन करके, समझ करके कहानी पकड़ने की। बिल्कुल, मुझे तो बड़ा बिल्कुल। मजा यही आता है कि जब मैं गीत सुनाती हूँ तो मैं तो उस कहानी का हिस्सा बन जाती हूँ, आई बिकम अ स्टोरी टेलर। मैं तो ये राइट। बात बोलती हूँ कि मैं अ, खुद वो बन जाती हूँ कि जो जिस नायिका ने भी सोच करके इस गाने को लिखा होगा, ये कहा होगा, और शायद कभी किसी ने और जाकर के उस गाने की कड़ी को जोड़ा होगा और गाना इसी तरह से आगे बढ़ता चला गया। तो बहुत सारे गाने हैं। आप देखिए, एक गीत है जो हमारे यहाँ हिरणी के प्रसंग का बड़ा कर्णप्रिय गीत है, जी। छापक पेड़ छियोलिया, जिसमें कि कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़ी हिरणी है और वो अ, उसके हिरण को मार दिया जाता है क्योंकि राज्य में जलसा है। हाँ, और जब सुनाइए हिरण का ना। वध हो जाता है तो हिरणी रोती हुई, दुखी होती हुई कौशल्या के पास जाती है कि मेरे हिरण की खाल कम से कम मुझे दे दो। हाँ। और कौशल्या कहती मैं खाल नहीं दूंगी, इसकी तो मैं खंजनी बनवाऊंगी। और हिरणी चुपचाप शांत वापस लौट आती है। अब इसमें लोगों ने अपने अपने ढंग से कथा को आगे बढ़ाया। कहीं पर इस कथा में आता है कि हिरणी श्राप देती कौशल्या को अच्छा। कि इसी मेरे हिरण के कारण तुम्हारा पुत्र कभी तुमसे बिछुड़ेगा आगे चल के। और फिर कौशल्या क्षमा मांगती। कहीं पे मिलता है ऐसा कि कौशल्या क्षमा मांगती है और उनको कहती है कि मैं अभय दान दो, तब हिरणी कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे राम वापस तुम्हारे पास आएंगे। ये लोग ने अपने आप शब्द जोड़े होंगे, लेकिन अब इस कहानी के पीछे क्या भाव है नीलेश? एक ऐसा समाज हमारा जहाँ हिरणी को नायिका बनाकर हिरणी के दुख को भी ऐसा प्रतिष्ठित किया कि याद रखना, उत्सव मनाना तो उस हिरणी का कष्ट याद रहे, अपना उत्सव मनाना तो हिरणी के कष्ट को मत भूलना। यानी अपना मंगल करना, किसी का अमंगल करके नहीं। अमंगल मत करना। और वाह। उसमें ये जो स्टोरी टेलिंग है, कहानी है, जी। ये कहानियां हमारे यहाँ पर सिखाने के लिए, बहुत कुछ बताने के लिए, जगाने के लिए हम लोगों को बताई गई, सिखाई गई। और इसीलिए मैं हमेशा से, एक कारण था कि मैंने लोकगीतों को एक रास्ता चुना कि मैं यही अब करूं, क्योंकि मैं जिस समय अ, एक कह लीजिए होश संभाला, तो जी। लोकगीतों की जो छवि थी और जो लोकगीत आसपास में सुन रहे, उनमें था कि सजना आ रहे हैं, कंगना मंगा रही हूँ, अपने लिए चूड़ी मंगा रही हूँ, और सैया चले गए और मैं याद कर रही हूँ, पानी बरस रहा है, मैं तड़प रही हूँ उनके बिना। या तो कहिए कि मेरी जो दृष्टि खुली लोकगीतों की, जो मैं दादी गाती थी, जो मैं ताई जी लोग गाती थी, उन गानों में बड़ी एक सशक्त स्त्री की परंपरा थी। मुझे लगता था कि ये मंच के दबाव में आकर के, कहीं ना कहीं कि मंच का दबाव अलग होता है ना, प्रेशर होता है हाँ, कि वो, बिल्कुल। हम जी। लोग कहीं भी जाएं, कहा जाता है क्या कि अ, एकदम धमाल गाना मान लीजिए हो जाए, धमाल जिसपे सब डांस करे, बस 5 मिनट है, बस 3 मिनट, टेलीविजन में तो 3 मिनट, 3 मिनट में मालिनी जी जस्ट रॉकेट रॉकेट। अब जो स्टोरी स्टोरी टेलिंग के गाने हैं, जी। उनमें पूरी कहानी है, वो कैसे 2 मिनट में हो सकता? बिल्कुल। अब आप देखिए, 5 तारीख को मंदिर बनने जा रहे, मैं बताऊं आपको, राम का सोहर है, मचली रही आज महलन मादाई, झगड़ी रही आज महलन मादाई, मचली रही। राम के जन्म के समय अयोध्या में दाई रूठ गई, लड़ रही अड़ रही, इतनी शुभ घड़ी में दाई रूठ गई।
अच्छा, लोकगीतों में गद्य की तरह सब समझाया नहीं जाता, लाइक इन पोइट्री, आई मीन यू जी। नो इट, उसमें आप अपने आप अ, उस पूरे परिवेश को समझने का प्रयास करें। क्यों रूठी है, कहाँ की बात हो रही है, क्योंकि अगला अंतरा है, अरे शेर भर मोती लैयाई कौशल्या रानी, अरे वाहो न लई वहदाई मछली रही, आज महलन मादाई वाह। झगड़ी रही, आज महलन मा सूपा भर कपड़ा लैयाई सुमित्रा रानी, अरे हाथन के मुंदरी उतार फेंक कई कई रानी, जिसका जैसा तेवर वैसा वैसा रूप का वर्णन। कैकई ने मुंदरी फेंकी, एरोगेंस दिख रही है बॉडी लैंग्वेज गाने में दिख। जी। सुमित्रा कपड़ा लेके आई, कौशल्या माँ है, सौम्य है, मोती लेके आई, यानी कि कुछ ऐसी घड़ी हुई, दाई रूठ गई और तीनों रानी आ गई। और इसकी सबसे पहले आपने स्टोरी टेलिंग बोला, ये हमारी माँ गाती इस सुबह। अच्छा। जी। तो मेरी माँ जो थी यहीं तक गा, अच्छा। सिर्फ इतना। आपने पूछा स्टोरी टेलिंग में, आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी राइट। इन रेट्रोस्पेक्ट। जी। आई यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग, ये गाना मैं इतना ही गाती। मुझे हमेशा अधूरा लगता था, तीनों रानियों ने मनाया फिर भी रूठी है, बात जमी नहीं, इसका कोई नेचुरल कंक्लूजन नहीं आया, क्यों रूठी जी। थी और फिर क्या हुआ, कहानी अधूरी है। बिल्कुल। आप सोचिए 10-15 साल, 10-15 साल, और एक दिन ऐसे ही मैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ गोमती नगर में, जो उसकी लाइब्रेरी, वहां बैठी, अवधि जी। गीतों के संकलन में कुछ गाने में नोट कर, वहां पे किताब मिली मुझे, अवधि हजारा करके, और मैंने उसमें देखा, तो मैं ऐसे पलट रही थी, तो उसमें अलग अलग जनपद पे अलग अलग गाने, तो मैंने देखा फतेहपुर जनपद में लिखा हुआ मचल रही आज महलन मादाई। मेरी तो आंखें ऐसे चमक गई, मैंने तो पूरा तुरंत गाना देखा, मुझे 2 अंतरे मिल गए उसमें आखिरी। अच्छा। और जी। फिर कहानी कैसे पूर्ण हुई, रानिया तक तो बात सही है, फिर दशरथ आया और दशरथ कहते हैं, अरे जो तुम दाई पूछो न लई हो, जो तुम दाई, कहे दशरथ, जो तुम दाई पूछो न लई हो, अरे लई जाओ राम उठाई मचली रही, वाह। आज महलन मादाई झगड़ी रही, आज महलन मादाई। दशरथ को आना पड़ा दाई को मनाने के लिए, और वो कहता, अच्छा दाई, सोना नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, जवाहरात नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, एक काम करो, इस समय सबसे बड़ी निधि मेरे पास यही है, इन्हें लेके जाओ, लेकिन आशीर्वाद देके जाओ, प्रसन्न होके जाओ। हाँ। और अंतिम अंतरा क्या है, दाई कहती है, जो दाई नहीं कहती वो मैं बोल दे रही हूँ यहाँ, क्योंकि वो जी। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है, हाउ आई राइट। इंटरप्रेट इट, और जो मैं लोगों को मंच से सुनाती हूँ। हमेशा प्रजा ही अंतिम बात कह रही, जी। राजा नहीं, अंतिम संदेश देने का अधिकार प्रजा का है, ये लोक ने सिखाया। जी। तो रानी को दाई कहती है, अरे राम जी के नार जब हम छिनवाए, राम जी के नार द मतलब अम्बिलिकल विसर्जन हो कॉर्ड। गया है, अब जी। उसको काटना है, तो जी। वो जो नार छीनी जाएगी, कैसे छीनोगी, राम जी के नार जब हम छिनवाए, अरे दर्शन दई रघुराई चल रही, आज वाह। महलन मादाई झगड़ी रही, वाह। आज। अरे दशरथ, हमें थोड़ी धनबल चाहिए, मुझे पता है तुम्हारे यहाँ कौन पैदा हुआ है या कौन आ रहा है, कि नारायण आ रहा है, सिर्फ मुझको ये वादा दो, ये वचन दो कि जब जन्म होगा, पहला दर्शन का जो सौभाग्य, बस रघुराई वो दे, मैं इससे हाँ। रूठी हूँ, मेरा इतना मान दशरथ। ये वाह। जब मैं 15-20 साल में गाना पूरा हुआ, कैसे हुआ, जी। पूरी कहानी सुनाई आपको, अद्भुत। लेकिन वाह। पूरे आप यदि गीत की कहानी को सुने, कितनी सशक्त परंपरा है कि क्यों राम राज्य कहा जाता है, जी। क्यों रानियों के मनाने के बावजूद अंतःपुर में राजा उठ के आते हैं रानी से कहने की जी। कि ये दाई का मान भी आपको रखना हो। वो दशरथ उठ के आ सकते, तो आप और हम रख रहे हैं क्या। और दाई हंस के कहते रहे, पूरा धन बल नहीं चाहिए, बस नारायण का दर्शन चाहिए,
तो ये गीतों को मैं जब सुनती हूँ तो मुझे लगता है हर गीत में एक कहानी है। उस नजरिए की जरूरत है कि उस जी। कहानी को समझें और जनता को भी वैसे ही समझें। एक अभी मैसेज आया है शांभवी का, सिया रानी का अमर सुहाग रहे सुना दीजिए कृपया। अच्छा अच्छा। बड़ा सुंदर गाना है ये, बहुत सुंदर सुहाग है भगवान राम का, सीता का। शांभवी हमारे और माइक खास प्लेटफॉर्म बात की ये है कि गायिका हैं। इसे कनक भवन में अयोध्या में खूब गाया जाता है। जी। सिया रानी का चल सुहाग रहे, सिया रानी का चल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अमर सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, वाह। नित बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी बना में बना रहे, नित वाह। बनी बना में बना रहे, आहा। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। वाह वाह वाह। मालिनी जी, इतनी अद्भुत परंपरा हमारी है। और आजकल जैसे लिरिसिस्ट हम जैसे बोल रहे हैं कि भाई हमें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता है और हमें क्रेडिट दीजिए, लेकिन इतनी अद्भुत परंपरा, इतने हजारों लोग गीत हमें नहीं पता किसने लिखे, कब लिखे, इसको डॉक्यूमेंट करने का जो प्रयास है, और आपका भी काम बहुत रहा है इस क्षेत्र में, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इनको बचा के कैसे रख पाए हम। दिलीप, सबसे पहले मुझसे सब ये पूछते हैं कि कैसे बचा के रखें। जी। और आपकी बात अलग है, लेकिन प्राय मुझसे जब पूछते हैं तो मैं उनसे ही सवाल पूछती हूँ कि आपके घर में ढोलक कहाँ रखी। और मैं उनसे ये पूछती हूँ कि अंतिम बार आपने लोकगीत कब सुने। और अपने बच्चों को क्या आपने 5 लोकगीत भी सिखाए या समझाए, या 5 देश के लोक कलाकारों के नाम क्या वो बता सकता है। ये बड़ी अजीब बात है कि हम ये देखिए, आप 5 स्पोर्ट्समैन के नाम याद कर सकते हैं, देश में कितनी नदियां हैं, कितने पर्वत है, रट सकते हैं, लेकिन लोक संस्कृति जीने की चीज, जब तक आपके भीतर नहीं है, जब तक आप उसको देख नहीं रहे, आपके संवेदना में नहीं है, तो गीत गीत है, उन गीतों का कोई अर्थ ही नहीं। आप यदि बिल्कुल। महसूस नहीं करते, बिल्कुल। स्त्री दबंग होके कैसे गा रही है, लजीली शर्मीली है तो कैसे गा रही है, अ, करुण भाव है तो कैसे आ रहा है, ये चित्र देखे ना हो, वो जी। संघर्ष ना देखे, अ, तो बड़ा मुश्किल है। पहली बात तो ये क्या है, क्योंकि ये आजकल डॉक्यूमेंटेशन जैसे आप कर रहे हैं, ये सब डॉक्यूमेंट हो रहा है बेसिकली। डिजिटलाइजेशन से चीजें आसान हुई हैं, लिखने पढ़ने से आसान हुई हैं, जी। किताबें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैं लाइब्रेरी की जिक्र कर रही थी, क्या लाइब्रेरी में कुछ नहीं तो होंगी, 2000 किताबें होंगी, लेकिन क्या वो आम आदमी के पहुंच पे है? क्या आम आदमी गा रहा हो तो रिसर्च के लिए निकाली जाती है, वापस रख दी जाती बिल्कुल। है। जब तक हम ये माने कि पानी बरसा, और पानी बरसना एक उत्सव है, ऋषि समाज, भारतीय समाज में आ, किसी को मजा नहीं आता था ऐसे झूला कजरी गाता था या झूला झूलता था, ये उत्सव है। बिल्कुल। आज हम साउंड एनर्जी पे इतना काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कजरी के टेर गा गा के इंद्रदेव को मनाया, बरसो मेगा बरसो, नहीं बरसे तो गाना है, बरस जाए तो गाना है, और झूला झूलने का गाना है, सब गाना है, क्योंकि ये जो, जब तक वो जीवन शैली में आपकी ये संवेदनशीलता नहीं होगी, ये जानकारियां नहीं होंगी, तब तक वो डॉक्यूमेंटेशन, चाहे वो डिजिटलाइज हो, चाहे वो आपके रिटन फॉर्म में हो, उसका कोई अर्थ नहीं है।
इट हैज टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। पहली बात, जैसे मुझे मैं आपको क्यों मानती हूँ, मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि यू आर लिविंग इट, आप जी रहे जी हैं। और मैं जी हमेशा बोलती हूँ, मैंने हमेशा से एक चीज जो जीवन में की, अ, और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र और होती जा रही है, मैं तो इंक्रीजिंगली वैसी होती जा रही हूँ, मुझ में प्रूव करने की अ, भूख और इच्छा अब खत्म होती जा रही जी है। जो एक होता है कि मैं, मेरे को पता है, मैं बताती हूँ ये ऐसा है वैसा, बिकॉज नाउ आई एम लिविंग इट, राइट मैं उसको जी रही हूँ। और जब जी रही हूँ तो जो मुझसे जुड़ेगा, जो मुझे जानेगा, तो पल पल इसको देखे। अब बिल्कुल मुझे इसका अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं। ये जब आपको ज्ञान हो जाए, ये हमको सबको कराना है। आपको छोटी सी बात बताऊं, मुझे लगता जी था कि वन शुड बी, आपको जैसे मैंने कहा कि हमें खुद वो एग्जाम्पल बनना चाहिए। जी मेरी माँ ने ये सेंसिटिविटी मुझको दी, मैंने किया। मेरी बेटी डॉक्टर है, व्यस्त रहती है, और ऐसे काम में है कि आजकल आपको पता है कि 24 घंटे में 18 घंटे लैपटॉप ही खुला रहता है, और कुछ ना कुछ वो लोग करते रहते हैं, अभी भी कई कमिटीज में सब कुछ। तो मैंने अब की बार उसको कहा, देखो सावन में तुम यहाँ आओगी, और मैं उसको बचपन से सिखा रही हूँ। विवाह हो गया तो मैंने अब की बार, जब लॉकडाउन के बाद में, तो मैंने कहा कि अब तुम माँ और बेटी होकर के सीखना सिखाना बड़ा मुश्किल है, और गुरु और शिष्य का ही भाव सिखा सकते। और जिस दिन तुम गुरु मान लोगी, माँ बेटी वाली बात नहीं रही, तो उस दिन तुम सीख जाओ, क्योंकि तुम्हें वाह सीखना चाहिए। और वो जब यहाँ पे रही, अब की बार 3 बार इस बीच में आई, 12-15 गाने कम से कम लेकर गई। और मुझे हाँ इतना अच्छा लगा, कजरी सुना मम्मी, इसका क्या, तो परसों नरसों वो यहाँ से गई है, और अपने वहां ससुराल में सुना रही थी, तो मैं हंस रही थी कि वो पूरे मेरे शब्दों को दोहरा रही थी कि गुड़िया जो खेलते हैं हमारे यहाँ, गुड़िया नाग पंचमी में होती है, उसमें ये जी होता है, नाग पंचमी में ये गाते हैं। और मुझे बहुत गर्व और संतोष हुआ कि कहीं ना कहीं जो मैं कर रही हूँ वो धीरे धीरे देख करके सीख रही। तो ये मुझे लगता है कि अ, हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा, कहने का मेरा जी अभिप्राय है, जहां पर थोपी न जाए चीजें, जहां पर उसको बहुत स्वाभाविक लगे। मैंने जो मालिनी की पाठशाला शुरू करी है, जी नीलेश, वो इसीलिए शुरू करी है कि लोग उसका अर्थ समझे, व्यापक अर्थ में, लकीर की फकीर न बने रहे, होता है इसलिए हो रहा नहीं, तर्क समझे, अर्थ समझे। आज की पीढ़ी जानना चाहेगी क्या क्यों होता है। तो लोक संगीत की संयोजन के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि बोलियों का संरक्षण, हम बोलियों को महत्व दें। जब बोलियां नहीं बिल्कुल रहेंगी तो गाना कहाँ से रहेगा। बिल्कुल मैं, मुझे लगता है कि हम जितने अधिकार से अंग्रेजी बोलते हैं, संस्कृत मेरा विषय रहा, अवधी और भोजपुरी बोलती हूँ, कुछ और भी सीखना चाहती हूँ, तो ये रहना चाहिए, ये हमारा बोध है। मुझे बहुत खुशी की नई शिक्षा नीति में आंचलिक बोलियों पर कम से कम जोर है। और एक मैं आपको बताऊं, मेरी इस बारे में बात हुई थी, मैं जी एचआरडी मिनिस्टर जो है उनसे आपके बारे में मिलने गई, जी जब शिक्षा नीति आने वाली थी, और मैंने उनको ये बात बोली थी, आपने बोला तो मैं इसलिए बता रही हूँ। मैंने उनको कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि आईएएस का एग्जाम देने के लिए जब इंटरव्यू होता है, तो जिस अंचल का वो बालक है, कहीं पूछ ना लिया जाए, तो वो पूरा कौन कौन से वाद्य बजते हैं, कौन सी बोली बोली जाती है, क्या लोग वहां की विरासत है, सबका अध्ययन करता है कि पूछा जाएगा। मैंने कहा, जो 23 साल में लड़का कर रहा है, हम बचपन में पढ़ते हैं कि घाना में क्या होता है, और साइबेरिया में कितना प्रतिशत टेम्परेचर कैसा कितना होता है, और ये हम लोग 4th और 5th में पढ़ते आए हैं। जी लेकिन बच्चे को अपनी बोली में, अपनी मातृभाषा के 4 मंगल की गीत नहीं मालूम, और वो एक अवसर देता है लोगों को कहने का कि अरे ये सब की अब कोई जरूरत नहीं। तो जब ये आप ही की ओर से यदि इसका मनोबल नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन हाँ फिर वही बात है, मैं कहती हूँ कि सरकार क्या करे क्या ना करे, परिवार से पहली शुरुआत होनी चाहिए। और बिल्कुल यदि हम बिल्कुल जी रहे हैं, जी कर दिखा रहे हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं आपको ये बताऊं नीलेश, 20 साल पहले मैं जब मेरे, और मुझे लोग कहते थे आपका परिचय में आ गया, मैं नाम के आगे क्या लिखूं, तो मैं कहती थी लिख दीजिए लोक गायिका। तो आपको आश्चर्य होगा, बड़ा डिमीनिंग लगता था। लोग कहते थे नहीं, हम लिख रहे प्रतिष्ठित गायिका, प्रसिद्ध गायिका, सुप्रसिद्ध सुमधुर गायिका। मैंने कहा नहीं नहीं, आप लिखिए, प्रसिद्ध लिखे ना लिखे, लोक गायिका। तो पत्रकार पूछते थे ऐसे, देख, लोक गायिका,
अभी मुझको ये लगता है कुछ ना कुछ तो मैंने शायद ठीक किया है। बिल्कुल, आज बिल्कुल। हर एक को अपने नाम के पीछे लोग गायिका लगाते हैं, जब मैं देखती हूँ जिन्होंने शायद एक लोकगीत गाया वो भी अब नाम के आगे अपने लोक गायिका लगाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये एक कम से कम शुरुआत हुई, वो एक जो टैबू था, जी। एक जो हीन भावना थी अपनी अंचल अपनी माटी से जुड़ने की, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, हमने उस बहुत बड़े टैबू को 2 दशक तक तोड़ा। जी। अब मैं सबको देखती हूँ तो वो शायद उसी बदलाव का ही हिस्सा है जो आप पूछ रहे हैं, संरक्षित कैसे होगा। बहुत ही कितनी खूबसूरत बात, क्योंकि I have to really make an effort to listen to you. क्योंकि ये हम बहुत कम इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोक संगीत सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं है, वो हमारे जीवन का हिस्सा है, वो परंपराओं में गुंथा हुआ है। बच्चे का जन्म, बच्चे का बड़ा होना, या किसी लड़की का घर छोड़ के जाना शादी करके, या तो वो जो एक जीवन शैली का, जीवन का हिस्सा है, इस इस फैक्ट को, इस फैसेट को हम शायद बहुत कम याद रख पाते हैं। लोकगीत सिर्फ हमारे लिए एक फ्यूजन के रूप में आया हुआ, फिल्म में आया हुआ गीत कई बार बन जाता है, और मतलब कमाल है, और कि आपने इसको जो दर्जा दिया है, संरक्षित किया है और आगे बढ़ा है, एक्सेसिबल बनाया है। मैं तो कहूँगा एक्सेसिबल, हमारी पहुँच के भीतर बनाया है, क्योंकि कहीं पीछे छूट रहे थे लोकगीत, और उनको आपने एक्सेसिबल बनाया है। तो जब ये द गर्ल फ्रॉम कन्नौज जब बड़ी हुई, और जब गर्ल फ्रॉम कन्नौज माँ बनी, तब उस भाव से जुड़ा हुआ कोई लोकगीत सुनाई ना। ऑनेस्टली उस समय गाना बजाना सब भूल गए थे। जी। बच्चा बच्चों के साथ तो जीवन बिल्कुल बदल जाता है, दूसरा जन्म होता है माँ का। जी। और हम लोग के समय में तो कुछ ज्यादा ही था, हम जी। शायद उस रोल को बहुत सीरियसली लेते भी तो मुझे लगता है। तो सुनने का शौक जरूर मुझे बहुत रहा था। मैं मेरा रेडियो बंद कभी भी नहीं होता था, एंड यू नो इट। तो यस। रेडियो मेरा बंद कभी भी नहीं होता था। तो वो मैं एक सुनने का वो, लेकिन गाने का तो बहुत अब मैं कह सकती हूँ कि 3-4 साल जब तक बेटा भी हो गया। अब जी। आपको तो पता है, मैंने आपसे पूरा जी। शेयर किया है जी। जी। कि जी। उस पूरे दौर में अ, एक अलग बांसुरी बज रही थी, एक अलग संगीत बज रहा था, जी। पूर्णता का एक आभास होता था। तो गाने, और उस समय बिल्कुल आप कह सकते हैं बहुत फ्रैंकली कि उस राइट। समय संगीत का तो बिल्कुल पुरानी बंदिशें, पुराना किया हुआ, क्योंकि इतना नया जीवन था ये, ब्याह होना, तुरंत बच्चे होना, तुरंत 2 बच्चे होना, कि मुझे जी। लगता था कि वो कोई और थी, वो कोई और दुनिया थी जो मैं छोड़कर पीछे चली आई। लेकिन जब मैं वापस रिज्यूम किया तो बड़ी मजेदार बात है कि ये जरूर है नीलेश की, अ, लोकगीतों में जो नायिका दिखती है गाना गाती, जी। मैं वही बन गई, मैं वही बन गई। हाँ। नटगौरा में, गौनही में, हमारे यहाँ पे जब गाने हम लोग सुनते थे तो मुझे लगता था ये मैं ही तो हूँ, और मेरी जैसी किसी ने लिखा है, मेरी जैसे किसी ने गाना कहा है। जैसे कि एक गाना था, मैं सोने का तररी नदिया में रेशम का लच्छरी नदिया में, सोने का तररी नदिया में रेशम का, हमारी सास के तीन तीन लड़के। एक्चुअली मूल गाने में 5 था, हमने बदल दिया क्योंकि हमारी सास के 3 थे, तो हमने गाना बदल दिया क्योंकि मैंने कहा आई हैव टू बी दैट। मैं जब तक वो नहीं हूं तो मैं कहां से दम खम कहां से लाऊंगी, इसको जीने का भाव जब तक नहीं है। और गाने के शब्द मुझे लगता था ओ ये तो मेरी बात है, हमारी सास के 3 3 लइके, अरे मैं काले संग ब्याहिरी ननदिया, मैं काले संग ब्याहिरी ननदिया। हमारे दोनों देवर काफी गौर बढ़ते थे, हमारे पति शामिल बढ़ गए। तो हमने जब पहली बार सुनाया तो हमारी सास कुछ काम कर रही थी, काम करते उनकी भौं ऐसे तनी, और उन्होंने हमको देखा कि उन्होंने देखा कि समझ तो गई कि
कि गाना जो है वो कहीं ना कहीं पर आगे गाने में क्या है, अरे दिल्ली शहर में लागी बजरिया, काले को बेचन चली री नदिया, काले को बेचन, अरे गाजर मूली सब कोई लेवे, मोरे काले को कोई ना लेवे री नदिया, काले को। आप जानते हैं हास परिहास में नटौरा में से गाने बनते जी हैं, जी 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 जी। हमरे पिछवाड़े को गंगा बहत है, कारे को धोवन चली री नदिया, बालक बूढ़ा सब कोई नहावे, काला न डुबकी लेवे री नदिया। तो ये जब मैं गाती थी इस तरह के गाने, तो मुझे हमारी सास ने मैंने पूछा, गाने में तो 5 लड़के थे, तुमने 3 जानबूझ के कराया ना? हमने कहा नहीं, हमने जो सुना तो 3 ही थे और भागकर दूसरे कमरे में चले गए। तो ये एक कहीं ना कहीं जो ब्याह के बाद का जो जीवन था, जो मेरी ददिया सास ननिया सास सब साथ रहती थी, तो बहुत सारे गानों में जैसे गाना था, मानो या ना मानो बराबर लड़ूंगी, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में दावा करूंगी, अच्छा। सासू जी को इधर बुलाओ, उनसे बातें करनी है, सासू जी का शॉपिंग जाना मैं बंद करूंगी। शादी ब्याह का गाना है। अब जी। इसमें मैंने एक अंतर अपनी ओर से जोड़ा, सैया जी को इधर बुलाओ, उनसे बातें करनी है, सैया जी का देर से आना मैं बंद करूंगी, सैया जी का। और मैं आज तक बंद नहीं कर पाई हूँ ये देर तो से ही नहीं बंद आते कर हैं। पाई आप। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो आपने बोला ना, मैं खुद वही बन गई उन गानों की जो नायिका, जो उसके दुख, उसकी तकलीफें, उसके जो दर्द हैं। आपको मैं गीत बताती हूँ जिसमें जो एक चैती है, चैती का मौसम तो नहीं हालांकि, लेकिन एक चैती है, शब्द के लिए बता रही हूँ। उसमें है, सूतल सैया के जगावे हो रामा, तोरी मीठी बोलिया, सूतल सैया के जगावे, मेरे सोए हुए पति को तुम्हारी मीठी बोली जगा रही। हाँ। कोयल को कह रही हो, कोयल और वाह। नायिका का संवाद है। रोजे रोजे बोले कोयली, अरे साझे सबेरवा, आज कहे बोल लू आधी रतिया वो रामा, तोरी मिठी बोलिया। रोज तो तुम सुबह शाम बोलती थी, आज आधी रात में क्यों बोल? होखे द बिहान कोयली, अरे बढ़ई बुलई बो, सुबह होने दो, बढ़ई को बुलाती हूँ, जड़ से कटई बो सिरसिया वो रामा, तोरी मिठी बोलिया। सुबह होने दो, इसी शीरीष के पेड़ को मैं कटवाती हूँ जिस पर तुम बैठकर। ये मैं क्यों बता रही हूँ? मैं मेरा जिनसे विवाह हुआ है, उनको आधी आधी रात तक काम करते मैंने देखा है। और जी ये आ, जब क्राइसिस का टाइम आता है, जैसे अभी रहा है, आपको जी पता ही है, पिछले जी कई जी। महीनों से बिल्कुल। लगातार 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक आना, और वो खटके वाली नींद होना, लगातार फोन, 3 बजे कोई घटना हो रही है, 4 बजे घटना हो रही है, 5 बजे उठ रहे हैं, और सुबह 6 बजे उठ के चले जाओ। ऐसे में एक घंटी भी बज गई, बच्चे भी यदि अंदर आ गए, कि वो 2 घंटे की भी नींद मिली है। तो हाँ, पत्नी वास्तव में इतनी कह सकते इतनी पॉजिटिव तो नहीं, शब्द सही है, वो इतना अधिकार, प्रेम में इतना अधिकार महसूस कर सकती है जी कि वो कह सकती है कि होखे द बिहान कोयली, आज क्यों आधी रात में उठा रही। तो ये जो गीतों में हमारे यहाँ जो पूरा वर्णन है, मैंने तो अपने आसपास के जीवन चित्रों में इन लोकगीतों को ढूंढ लिया है, और इसीलिए मैं जब गाती हूँ तो मैं मेरे मेरे वो अंदर से निकलता है। वाह, कितना अच्छा लगता है। और पिछली बार भी हमारी बातचीत अधूरी छूट गई थी, और आज भी मैं अधूरी छोड़ रहा हूँ बातचीत, क्योंकि ये सिलसिला मैं फिर किसी शाम ज़रूर आगे बढ़ाना चाहूँगा। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते चलते लेकिन मेरा आग्रह होगा कि वो यूं तो प्रेमी 75 जो थे, उस नोट पे ज़रूर अच्छा हमें ठीक इस है, शाम को ख़त्म करना चाहिए।
ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। कैसे भूल सकते हैं? हालाँकि ये वो दौर था नीलेश जब क्रेडिट दिया जाता था। आप हुँ। इधर देना बंद कर दिया उस समय तो हाँ, हाँ। आपने जिस समय पूरे उस दौर में पूरा आपका आपने तो जब-जब जी, लिखा है तो आई थिंक जी, नाम जी, जी। हुआ ही है। मैंने बल्कि अब की बार लिखा था इस चीज़ को टैग करते हुए हुँ। कि मुझे मैंने तो सरोज खान जी जब नहीं रही तो मैंने इसको पोस्ट किया गाने पे। हुँ, हुँ। अच्छा जो बहुत ऑर्गेनिकली हम फ़िल्म के गाने वो मेरी दुनिया नहीं आपको पता है। जी, ना उस तरफ कभी उस तरह सोचा, ना उस तरफ काम किया। जी। तो मुझे कई लोगों ने जिनके लिए शायद ये वाक़ई बड़ी बात है कहा कि अरे इट सॉन्ग डज़न्ट शो योर हुँ, नेम हुँ। नेम या आपको उसमें दिख नहीं रहा। तो मैंने कहा ओह गॉड! फिर कहाँ से स्टोरी बताओ? हाउ टू टेल देम कि द सॉन्ग दैट आई फाइनली गॉट टू डब वो राइट। बाद में एक्चुअली आपने देखा होगा फ़िल्म में नंदिनी और हमारी वॉइस है हाँ, और फ़िल्म को जो प्रमोट किया गया वो रीमिक्स राइट। के वर्ज़न में है। हुँ, हुँ। तो जी बिल्कुल सुनाती हूँ। जी। फेंके नज़र तेज़ के उसने दिख गई हूँ मैं। उसने जो छू लिया तो हाय लगे कि नहीं हूँ मैं। यूं तो प्रेमी 75 हमारे ले जा तू कर 77 इशारे दे मेरा मुफ्त का हम है तरसते बेचारे ले जा तू कर 77 इशारे दिल मेरा मुफ्त का दिल मेरा मुफ्त का दिल के दुकानदार हैं दूसरे भी हम थोड़ा सच्चे हैं वो है फरेबी महंगा भी दिल का बस का नहीं है बिकना है पर तेरी खातिर मुझे भी आज बाजार भी बिक गया रे ले जा तू कर 77 इशारे दे मेरा मुफ्त का वाह! यूं तो प्रेमी 75 हमारे ले जा तू कर 77 इशारे दे मेरा मुफ्त आह! का दिल मेरा मुफ्त का सोचा तुम्हारा भी दिल हम खरीदे क्या दाम दोगे तो काटो रसीदे हाँ हाँ सोचा तुम्हारा भी दिल हम खरीदे क्या दाम है बोलो काटो रसीदे फिर तुमसे जैसा भी चाहे करा ले नजर मेरी तेरी हाजिरी दे पर तुम्हारी ये नजरों से आगे ले जा तू कर 77 इशारे दिल मेरा मुफ्त का वाह, 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 वाह! बहुत ही बहुत-बहुत धन्यवाद और अपने शब्दों को आपको गाते हुए सुनना ये बहुत ही अद्भुत क्षण था मेरे लिए। तो बहुत धन्यवाद और आपने इतना वक़्त दिया और उम्मीद है कि स्लो कैफ़े में आते-जाते आपसे फिर भेंट होगी। यहाँ की चाय बड़ी अच्छी है अदरक की और कभी-कभी आया करिए और हम मिलते रहेंगे और बहुत-बहुत धन्यवाद मालिनी जी एक बार फिर कि आप आई बहुत आज। बहुत शुक्रिया नीलेश मैं बस एक ही लाइन कहना चाहूंगी इंटरव्यू सब लोग लेते हैं लेकिन आपके साथ मेरा बिल्कुल एक देयर इज अ ग्रेट कंफर्ट लेवल लगता नहीं कि कुछ बस ये लगता है कि बस वही लखनवी शैली में बातचीत चल रही है घर की बातें हो रही है बस थैंक यू सो बहुत मच धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।